गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछली क्लास में हम आपको पढ़ा चुके थे यूनिट फर्स्ट, आज हम आपको पढ़ाएंगे यूनिट सेकंड, जिसका नाम है आनुवांशिकी और विकास, यानी कि जेनेटिक्स एंड डेवलपमेंट। आनुवांशिकी और विकास के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो आपका पहला चैप्टर इस यूनिट के अंतर्गत पहला चैप्टर है, इसका नाम है वंशागति का मेंडेलिय आधार। क्या नाम है? वंशागति का मेंडेलिय आधार। मेंडेलियन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडेलियन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये है आपका वंशागति का मेंडेलियन ये आधार। तो ये क्या है, जिसके अंतर्गत हम आपको बता दें जीवों के वे सभी लक्षण, जीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, वे वंशागत या आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। वे वंशागत या आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। इन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण वंशागति कहलाता है। इन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण वंशागति कहलाता है। विभिन्न लक्षणों की वंशागति का अध्ययन हम आनुवांशिकी के अंतर्गत करते हैं, यानी कि जेनेटिक्स के अंतर्गत हम करते हैं। तो जीवधारियों की विभिन्नताएं आनुवांशिकी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी होती है। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हम पहली हेडिंग लिखेंगे आनुवांशिकी या जननिकी। आनुवांशिकी या जननिकी। जिसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। जिसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स, यानी कि आनुवांशिकी क्या है, या फिर हम कह सकते हैं कि जेनेटिक्स क्या है। ये सभी जानते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का पहुंचना जेनेटिक्स कहलाता है। तो इसके अंतर्गत इस हेडिंग के अंतर्गत लिखें जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजातीय एवं परस्पर संबंधित जीवों की, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजातीय और परस्पर संबंधित जीवों की आनुवांशिकता, इनकी आनुवांशिक समानताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ये किस रूप से समान है तथा इनमें कौन कौन सी विभिन्नताएं हैं और क्या क्या अंतर है, इन्हीं सब का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसे हम आनुवांशिकी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। फिर लिखेंगे, अगली लाइन से लिखेंगे, चेंज द पैराग्राफ। आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डब्ल्यू बैटसन ने 1905 में किया था। आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डब्ल्यू बैटसन ने 1905 में किया था तथा आनुवांशिकी के आधारीय सिद्धांतों की खोज तथा आनुवांशिकी के आधारीय सिद्धांतों की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। इसी कारण इसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी का जनक। इसे हम क्या कह सकते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या कहते हैं इन्हें हम? फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि आनुवांशिकी का जनक। अब हेडिंग हमारी है आनुवांशिकी की शब्दावली। आनुवांशिकी की
अनुवांशिकी की शब्दावली, टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स, टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। तो अनुवांशिकी की शब्दावली के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन हम करते हैं, इसे हम इस हेडिंग के माध्यम से अंतर्गत आप सभी को बताएं। सबसे पहले जैसे अनुवांशिकी के अध्ययन में कुछ विशेष शब्दों का उपयोग किया जाता है जो इस प्रकार है। तो नंबर 1 लिखेंगे जीन। इसके अंतर्गत जो हमारी एक पहली हेडिंग होगी वो हमारी होगी जीन, क्योंकि जीन जीन लिखेंगे। अब लिखेंगे इसमें मेंडल ने इसे कारक कहा है, मेंडल ने इसे कारक कहा है। जीन गुणसूत्रों पर स्थित, जीन गुणसूत्रों पर स्थित वह रचना है, जीन गुणसूत्रों पर स्थित वह रचना है जो किसी अनुवांशिक लक्षण को, जो किसी अनुवांशिक लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी, अनुवांशिक लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है। यह अनुवांशिक पदार्थ की, यह अनुवांशिक पदार्थ की क्रियात्मक इकाई कहलाती है, यह अनुवांशिक पदार्थ की क्रियात्मक इकाई कहलाती है। जीन शब्द का सर्वप्रथम, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉनसन ने किया था, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉनसन ने। तो जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉनसन ने किया था। तो यह आपकी हेडिंग थी जीन। इसी प्रकार से दूसरी हेडिंग है, उसका नाम है युग्म विकल्पी। क्या नाम है? युग्म विकल्पी। तो दूसरी हेडिंग है युग्म विकल्पी, जिसे हम कह सकते हैं एलिलिस। एलिलिस, एलिलिस के अंतर्गत क्या आता है ये हम आपको बता रहे हैं कि एलिलिस का सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो एलिलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वैटसन ने, सर्वप्रथम वैटसन ने 1906 में किया था। इन्होंने बताया कि एलील शब्द, एलील शब्द एलिलोमार्फ का छोटा रूप है। एलील शब्द यानी कि ये एलील शब्द एलिलोमार्फ का क्या है? छोटा शब्द है। एलिलोमार्फ का छोटा शब्द है। यह जीन के, यह जीन के एकांतरीय, यह जीन के एकांतरीय रूप को प्रदर्शित करता है, रूप को प्रदर्शित करता है, रूप को प्रदर्शित करता है। अब तीसरी हेडिंग हमारी है जीन प्रारूप या जीन रूप। तीसरी हेडिंग है हमारी जीन प्रारूप। या जीन रूप। नोट कर लेने से जीन प्रारूप या जीन रूप। तो जीन प्रारूप क्या है? जिसे हम कहते हैं जीनोटाइप, इसे हम कह सकते हैं जीनोटाइप। तो जीन प्रारूप क्या है? किसी जीव का आनुवंशिक संगठन, किसी जीव का आनुवंशिक संगठन होता है, यानी कि कई जीव मिलकर एक संगठन की संरचना बनाते हैं। जैसे कैपिटल टी कॉमा स्मॉल टी, ये क्या है? जीन प्रारूप संरचना है। ये कैपिटल टी और स्मॉल
तथा स्मॉल टीटीवी जीवन तथा स्मॉल टीटीवी जीवन जीव का क्या है प्रारूप है। इसी प्रकार इसमें जीव प्रारूप संरचना और भी होती है जैसे टी और पी। तो ये जीव प्रारूप को आप इसमें हेडिंग में लिखा था आपने कि किसी जीव का आनुवंशिक संगठन होता है कैपिटल टी, स्मॉल टी, जीव के जीव प्रारूप युग्म विकल्पी के विशेष जोड़े होते हैं। जीव प्रारूप युग्म विकल्पी के विशेष जोड़े होते हैं। तो ये थी आपकी तीसरी हेडिंग। अब आपकी चौथी हेडिंग है लक्षण प्रारूप या दृश्य रूप। लक्षण प्रारूप या दृश्य रूप। लक्षण प्रारूप या दृश्य रूप जिसे हम कह सकते हैं फिनोटाइप। क्या कह सकते हैं? फिनोटाइप। लक्षण प्रारूप या दृश्य रूप जिसे हम कह सकते हैं फिनोटाइप। तो इसमें क्या है? लक्षण प्रारूप में आप सभी जानते हैं कि जिसके लक्षण तथा दृश्य दिखाई दे, यानी कि उसके रूप में लक्षण दिखाई दे, ये हमारा क्या कहलाएगा? लक्षण प्रारूप या दृश्य रूप। तो यह जीवों के लक्षणों, यह जीवों के लक्षणों जैसे रूप, रंग, लिंग तथा व्यवहार को प्रदर्शित करता है। लिखेंगे यह जीवों के लक्षणों, यह जीवों के लक्षणों जैसे रंग, रूप, लिंग तथा व्यवहार को प्रदर्शित करता है। तो ये थे आपके लक्षण प्रारूप या दृश्य रूप। इसके बाद हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे जीव बिंदु। हमारी हेडिंग होगी जीव बिंदु। जीव बिंदु जिसे हम कहेंगे जीव लोकस। जीव लोकस यह किसी गुणसूत्र पर जीन की वास्तविक स्थिति होती है। यह किसी गुणसूत्र पर जीन की वास्तविक स्थिति होती है जिसे हम जीन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम जीन बिंदु कहते हैं। इसी प्रकार इसमें कई प्रकार से हम आगे बढ़ते रहते हैं, जिसका अगली हमारी जो हेडिंग है वह है समयुग्मजी। क्या है? समयुग्मजी। अगली जो हमारी हेडिंग है समयुग्मजी। जिसे हम कहेंगे होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या है? यानी कि समयुग्मजी क्या है? जब एक लक्षण के लिए दोनों जीन एक समान प्रकार के होते हैं, एक समान प्रकार के होते हैं, तो उसे समयुग्मजी या उस लक्षण को अनुवांशिक स्वतंत्रता कहते हैं। तो उस लक्षण को अनुवांशिक स्वतंत्रता कहते हैं। जैसे देखिए तो इनमें दोनों लक्षण क्या है? एक समान है, यानी कि कैपिटल टी और कैपिटल टी। इसमें भी कैपिटल टी और कैपिटल टी, लेकिन यहाँ पर एक समान लक्षण नहीं है। तो ये क्या है? तो जिसमें एक समान लक्षण हो वो समयुग्मजी कहलाता है। तो इसकी थ्योरी लिखेंगे कि जब एक लक्षण के लिए दोनों जीन्स एक समान प्रकार के होते हैं, दोनों जीन्स एक समान प्रकार के होते हैं, तो उसे समयुग्मजी या उस लक्षण को अनुवांशिक स्वतंत्रता कहते हैं। तो उस लक्षण को अनुवांशिक स्वतंत्रता कहते हैं। जिनमें स्वप्रजनन पर जनक समान लक्षण उत्पन्न
विषम युग्मजी, जिसे क्या कहेंगे विषम युग्मजी, जिसे हम कहेंगे विषम युग्मजी, जिसे हम कहेंगे हेटेरोटाइप। तो हेटेरोजाइगस क्या है? जब एक लक्षण के लिए, लेकिन जब एक लक्षण के लिए दोनों जीन्स असमान प्रकार के होते हैं, जब एक लक्षण के लिए दोनों जीन्स असमान प्रकार के होते हैं तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं। तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर एक बार फिर सुनेंगे, जब एक लक्षण के लिए दोनों जीन्स असमान प्रकार के होते हैं, दोनों जीन्स असमान प्रकार के होते हैं तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं। तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसी में एक हेडिंग लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे समयुग्मजी तथा दूसरी तरफ लिखेंगे विषम युग्मजी। हेडिंग है समयुग्मजी और विषम युग्मजी, यानी कि आपकी हेडिंग का क्या नाम है? समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी में अंतर। तो हेडिंग है आपकी समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी में अंतर। दो कॉलम बना लीजिए, एक तरफ समयुग्मजी और तथा दूसरी तरफ विषम युग्मजी। तो पहला पॉइंट लिखेंगे समयुग्मजी। समयुग्मजी में समयुग्मजी पहला पॉइंट लिखेंगे कि एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी, एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी एलील समान होते हैं। एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी एलील समान होते हैं। ये का मतलब क्या है? समान होते हैं। जैसे ये है, ये कैपिटल टी, यानी कि दोनों क्या है? समान है। तो ये क्या है? समयुग्मजी में दोनों समान होते हैं। अब विषम युग्मजी में पहला लिखेंगे, एक जीन के दोनों, एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग होते हैं। एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग होते हैं। यानी कि उदाहरण ये है, आप लिख सकते हैं उसी के पीछे, एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग होते हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब दूसरा नंबर लिखेंगे समयुग्मजी में। दूसरा नंबर है केवल एक ही प्रकार के युग्मनज बनते हैं। इसमें दूसरे प्रकार में क्या लिखेंगे? केवल एक ही प्रकार के युग्मनज बनते हैं। केवल एक ही प्रकार के युग्मनज बनते हैं। दूसरे में लिखेंगे दो अलग अलग प्रकार के युग्मनज बनते हैं। दूसरे में लिखेंगे दो अलग अलग प्रकार के युग्मनज बनते हैं। यानी कि आपने देखा है यहाँ पर। अब तीसरे नंबर 3 हेडिंग डालेंगे। नंबर 3 हेडिंग डालेंगे, स्वपरागण या अंतः प्रजनन होने पर, स्वपरागण या अंतः प्रजनन होने पर संतति पैतृकों के समलक्षणी एवं समजीवी होते हैं। स्वपरागण या अंतः प्रजनन होने पर संतति पैतृकों के समलक्षणी एवं समजीवी होते हैं। दूसरे में लिखेंगे स्वपरागण या अंतः प्रजनन होने पर, स्वपरागण या अंतः प्रजनन होने पर संतति में प्रभावी दोनों लक्षण अलग अलग होते हैं। दोनों लक्षण अलग अलग होते हैं। स्वप्रजनन या अंतः प्रजनन होने पर संतति में प्रभावी लक्षण अलग अलग होते हैं। प्रभावी लक्षण अलग अलग होते हैं। तो ये थे आपके समयुग्मजी और विषम युग्मजी में अंतर। कल हम इसके बाद आपको पढ़ाएंगे मेंडल बात। कल की हमारी क्लास होगी मेंडल
के लिए नमस्कार।